हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसके हमने कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, एंड आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, तो हम बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। तो बायो कंट्रोल मीन्स कि जो बायोलॉजिकल मेथड्स हैं उनकी हेल्प से, यानी कि उन्हीं की मदद से क्या है, जो प्लांट्स में डिजीज़ एंड पेस्ट है उनको कंट्रोल करना, इसीलिए बोलते हैं इनको बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो अब जो कौन कौन से एजेंट्स हैं जो बायोलॉजिकल मेथड्स की हेल्प से डिजीज़ एंड पेस्ट को कंट्रोल करते हैं प्लांट्स में। In modern society, these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals, by use of insecticides and pesticides. तो आजकल जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनमें क्या हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं डिजीज़ और पेस्ट की जो कि प्लांट्स में होती हैं, इन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाता है, जो केमिकल्स हैं उनका यूज़ करते। अब जो केमिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए होती हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्ट को ख़त्म करने के लिए डालते हैं पेस्टिसाइड्स। तो इन केमिकल्स को यूज़ किया जाता है इन जो प्रॉब्लम्स हैं डिजीज़ वगैरह की जो प्लांट्स में होती हैं इनको टैकल करने के लिए। These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike and have been polluting our environment, soil, groundwater, fruits, vegetables and crop plants. अब ये जो केमिकल्स हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं, ये क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, किसके लिए, जो हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए और भी जो एनिमल्स हैं उनके लिए। एंड जो केमिकल हैं ये क्या है, वेरी टॉक्सिक हैं। ठीक है, यानी कि बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत ही हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी। और ये साथ साथ में क्या करते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, यानी कि उसको भी प्रदूषित करते हैं। जैसे सॉइल है, ग्राउंड वाटर है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं और क्रॉप प्लांट्स हैं, इनको भी क्या करते हैं, ये पॉल्यूट करते हैं। आवर सॉइल इज़ ऑल्सो पॉल्यूटेड थ्रू आवर यूज़ ऑफ वीडिसाइड्स टू रिमूव वीड्स। और जो ये सॉइल है हमारी वो पॉल्यूटेड हो रही है किसकी वजह से, वीडिसाइड्स की वजह से भी, क्योंकि जो वीड्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है वीडिसाइड्स। ये वीड्स क्या होते हैं, ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं। जैसे कि हम फसल ग्रो कर रहे हैं, टमाटर उगा रहे हैं या फिर और भी जो वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स हैं उनको हम उगाते हैं, तो साइड में जो अनवांटेड जो ग्रास होती है ना वो उग जाती है, उसी को बोलते हैं वीड्स। तो उनको ख़त्म करने के लिए वीडिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जो कि क्या है, सॉइल को पॉल्यूट करती है। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़। In agriculture, there is a method of controlling pests that relieve on natural predation rather than introduced chemicals. तो अब जो ये डिजीज़ हैं और जो पेस्ट हैं इनको हम लोग बायोलॉजिकल मेथड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब बायोलॉजिकल मेथड से क्या मतलब है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डिजीज़ या पेस्ट हैं उनका क्या डालेंगे, हम प्रीडेटर डालेंगे। वो क्या करेगा, उन पेस्ट या फिर इंसेक्ट को खा जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी खेती है उसमें कोई नुकसान नहीं होगा और उसमें केमिकल का भी यूज़ नहीं होगा। इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, नेचुरल प्रेडेटर। ठीक है, अ की बिलीफ ऑन ऑर्गेनिक फार्मर इज़ दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ। अब जो ये ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उनका बिलीफ है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या करती है, हेल्थ प्रोवाइड करती है। एंड बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट, यानी कि जहाँ डिफरेंट टाइप्स की जो लाइफ हैं वो मिलती हैं या फिर फॉर्म होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। द मोर वेराइटी अ लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबल इट इज़। द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept at a manageable level by a complex system of checks and balance within a living and vibrant ecosystem. तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स की, यानी कि जो लैंडस्केप है उनकी अलग अलग वेराइटीज़ हैं और जो सस्टेनेबल है वो ज़्यादा प्रोवाइड करता है। एंड जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं ये क्या करते हैं, वर्क कर रहे हैं, जिसमें ये क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं एक ऐसा सिस्टम। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो पेस्ट है उनको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जाए। ठीक है, जो पेस्ट है उनको
पूरी तरह से ना हटा के हम उसको मैनेज करेंगे एक मैनेजिंग लेवल पर, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एक पार्ट है। हम पेस्ट को पूरी तरह कंप्लीट ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, जो हमारा इकोसिस्टम है वो उसमें बैलेंस्ड बना रहेगा। जैसे बैलेंस बना रहता है, यानी कि जैसे लिविंग एंड नॉन लिविंग है, यानी कि ग्रास है या फिर प्लांट्स हैं, इनको जो एनिमल्स खाते हैं, और जो जैसे पेस्ट है इनको भी कोई एनिमल्स खा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा इकोसिस्टम है, जैसे हमारी फूड चेन होती है, उसके लिए क्या होते हैं, ये पेस्ट भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए जो पेस्ट है उनको पूरी तरह ख़त्म नहीं करना चाहिए और उनको किसी लेवल पे एक मैनेज कर लेना चाहिए, ठीक है। Contrary to conventional farming practices, which often use a chemical method to kill both useful and harmful life forms indiscriminately, this is a holistic approach that seeks to develop an understanding of the web of interaction between the myriad of organisms that constitute the field fauna and flora. तो जो कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस थी उसमें क्या होता है, जो केमिकल्स हैं उनका यूज़ होता था इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का। तो इसलिए क्या करते थे, जो केमिकल्स होते हैं वो दोनों यूजफुल और हार्मफुल जो लाइफ फॉर्म है दोनों को क्या करते थे, किल करते थे, ठीक है। क्योंकि केमिकल क्या है ना, फ़र्क नहीं कर पाते यूजफुल और हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स में। इसीलिए तो जो ये हॉलिस्टिक अप्रोच है उसमें क्या हुआ है, उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की गई है कि जो इंट्रैक्शंस हैं, जो फ्लोरा एंड फोना है उसके बीच, या फिर जो हमारी फूड चेन है, फूड वेब है, उसको समझने के लिए जो केमिकल्स हैं उनका यूज़ कम करके क्या करना चाहिए, आगे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको करना चाहिए, ताकि उसमें क्या होता है, जो नेचुरल जो प्रीडेटर है उनका यूज़ होता है, ठीक है। एंड यहाँ जो टर्म है फ्लोरा एंड फोना, वो क्या होता है, फ्लोरा होता है जो पर्टिकुलर एरिया में जो मिलने वाले प्लांट्स हैं ना उनको बोलते हैं फ्लोरा, एंड फोना क्या होते हैं, पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले जो एनिमल्स हैं उनको बोलते हैं फोना, ठीक है। तो उनके बीच क्या है, इंट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे हमारी फूड चेन होती है ना, जैसे कि जो ग्रास है उसको डियर खा रहा है, डियर को कोई और खा रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमारी फूड चेन चलती है। तो इसीलिए उसको समझने के लिए हमें जो पेस्ट वगैरह हैं वो भी, उनके भी कुछ जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड हैं पेस्ट वगैरह पर भी, इसीलिए उनको कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं करना चाहिए, ये ऑर्गेनिक जो फार्मर्स हैं उनका मानना है। The organic farmers hold the view that the eradication of the creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predatory or parasitic insect which depend upon them as food or host would not be able to survive. तो जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उनका ये सोचना था कि अगर हम लोग ये जो क्रिएचर है उसको पूरी तरह इरेडिकेट कर देंगे, जो कि जैसे पेस्ट है उनको हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे केमिकल्स यूज़ करके, तो उससे क्या होगा कि जो अदर एनिमल्स जो उनके ऊपर डिपेंड हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको भी अपना फूड वगैरह चाहिए होता है। तो वो उन जो पेस्ट है उनके ऊपर भी कोई जो अदर एनिमल्स हैं वो भी डिपेंड हैं, इसीलिए अगर जो हम पेस्ट हैं उनको कम्प्लीटली इरेडिकेट कर देंगे तो फिर वो अदर एनिमल्स भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारी जो फूड वेब है वो नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, वो फ्लोरा एंड फोना में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच होने वाले जो इंट्रैक्शंस हैं उनको क्या रखती है, मेंटेन, ठीक है। Thus, the use of a biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. तो अब जो हम यूज़ कर रहे हैं बायो कंट्रोल्स का, जो नेचुरल प्रेडेटर्स हैं उनका यूज़ करने से क्या हो रहा है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है केमिकल्स के ऊपर वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। हम जो केमिकल्स और जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके ऊपर अब कम डिपेंड हो रहे हैं, ताकि जो हम नेचुरल प्रेडेटर्स हैं उनका यूज़ ज़्यादा कर पाएँ। An important part of biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, a predator as well as pest, and also their life cycles, patterns of feeding, and the habit that they prefer. इसका क्या मतलब है कि जो बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फार्मर्स हैं वो फेमिलियर होते जा रहे हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो लाइफ हैं जो फील्ड्स में होती है उनके ऊपर, और जो प्रेडेटर्स एंड पेस्ट हैं उनके, और जो उनकी लाइफ साइकिल्स हैं उनके लिए भी क्या हो रहे हैं,
फेमिलियर होते जा रहे हैं, और जो उनका फीडिंग पैटर्न्स हैं या फिर उनके हैबिटेट्स हैं, इन सब को भी उनको क्या है आइडिया मिल जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि इसमें हम लोग जो हैं वो नेचुरल प्रेडेटर्स का यूज़ करते हैं। एंड दिस विल हेल्प डेवलप अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल। तो इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, जो बायो कंट्रोलिंग एजेंट्स हैं और जो बायो कंट्रोल है उसको हम लोग कैसे यूज़ या फिर उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। The very familiar beetle with the red and black markings, the ladybird and dragonflies are useful to get rid of aphids and mosquitoes respectively. तो जो एक रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स की जो बीटल पाई जाती है कौन सी है, लेडी बर्ड। तो लेडी बर्ड क्या होता है, जो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करती है, जो कि किसके लिए यूज़फुल है, जो एफिड्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो लेडी बर्ड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। वैसे ही जो ड्रैगन फ्लाइज हैं, ड्रैगन फ्लाइज क्या करती हैं, मॉस्किटोज को कंट्रोल करती हैं। तो ये क्या है, नेचुरल प्रेडेटर्स हैं इनके। एफिड्स का प्रेडेटर कौन हो गया, लेडी बर्ड, और जो मॉस्किटोज हैं उनके प्रेडेटर कौन है, ड्रैगन फ्लाइज। तो इसीलिए जो नेचुरल प्रेडेटर लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज हैं उनको क्या किया जाता है, जो फार्मिंग होती है उसमें यूज़ किया जाता है। An example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterflies, caterpillars is the bacterial Bacillus thuringiensis, often written as a BT। एक और जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट का वो कौन सा है, बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिनेसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में BT। वो किसको कंट्रोल करता है, जो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सा प्रेडेटर यूज़ किया जाता है, बैसिलस thuringiensis। These are available in sachets as dried spores which are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants such as brassicas and fruit trees, where these are eaten by the insect larva. In the gut of larva, the toxin is released and the larva get killed। एंड जो ये बीटी हैं ये क्या है, सैचेट्स में पाए जाते हैं, पैकेट्स में ड्राइड स्पोर्ट्स की फॉर्म में। इनको क्या किया जाता है, वाटर में मिक्स करके इनको जो प्लांट हैं, जो डिजीज्ड प्लांट्स हैं जैसे ब्रेसिकाज हैं, फ्रूट ट्रीज़ हैं, उन पे क्या कर दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है इनका। जिससे क्या होगा, अब जब ये जो बीटी है इसको अब कोई इंसेक्ट ईट करेगा, यानी कि कोई इंसेक्ट लार्वा है उसने इसको खा लिया, तो फिर क्या होगा, जो गट है ना लार्वा की उसमें एक टॉक्सिन रिलीज़ होगा। ठीक है, अब वो टॉक्सिन कौन सा है, स्पोरिन। ठीक है, स्पोरिन टॉक्सिन की वजह से क्या होगा, जो लार्वा की गट है वहाँ पे टॉक्सिन रिलीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लार्वा है वो मर जाएगा। तो इसीलिए जो ये बीटी हैं इनको यूज़ किया जाता है जो कैटरपिलर लार्वाज हैं उनको किल करने के लिए। The bacterial disease will kill the caterpillar but leave other insect unharmed। अब जो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है इससे क्या हो रहा है, जो कैटरपिलर है वो तो मर जा रहा है, लेकिन जो अदर इंसेक्ट्स हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि ये किस लिए यूज़ हो रहा है, सिर्फ जो हमें जिस इंसेक्ट या पेस्ट को मारना है उसी के लिए ये यूज़ हो रहा है। अदर जो एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं उनको ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उनको कोई हार्म नहीं करेगा। Because of the development of methods of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced beta bacterial thuringiensis toxin gene into plant. Such plants are resistant to attack by insect pest। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें डेवलपमेंट और मेथड्स के होने की वजह से क्या हुआ है, जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया है, जो बैक्टीरियल थुरिंजिनेसिस टॉक्सिक जीन है उसको क्या किया, डायरेक्टली बैक्टीरिया से निकाल के उसको प्लांट में इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो कैसा बन जाता है, डिजीज़ रेजिस्टेंट। ठीक है, सच प्लांट आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट। तो इसकी वजह से जो प्लांट है वो कैसा हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर उसको कोई प्लांट जो इंसेक्ट पेस्ट है वो अटैक करेगा तो वो जो इंसेक्ट है वो मर जाएगा। एंड बीटी कॉटन इज़ वन सच एग्जाम्पल विच इज़ बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री। तो जो बीटी कॉटन है वो उसका क्या है, एक एग्जाम्पल है इसी का। इसको हर जो स्टेट है उसमें उगाया जाता है हमारे कंट्री में। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 12। इसके बारे में हम जो चैप्टर 12 है उसके अंदर और पढ़ेंगे। A biological control being developed for use in the treatment of plant disease is the fungus Trichoderma. And Trichodermaceae are free-living fungi that are very common in the root ecosystem. They are effective biocontrol agent of several plant pathogens.
और भी जो बायो कंट्रोल एजेंट है वो भी डेवलप किए गए थे। जो ट्रीटमेंट है किसका, जो डिजीज़ प्लांट में होती है ना, फंगल ट्राइकोडर्मा, उसको ट्रीट करने के लिए भी कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल जो एजेंट्स हैं वो यूज़ किए गए। उसमें क्या हुआ, जो ट्राइकोडर्मा है स्पीसीज़ है वो पाई जाती है कहाँ पे, रूट में, ठीक है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा स्पीसीज़ क्या है, फ्री लिविंग फंगाई है, जो कि किस में पाई जाती है, रूट इकोसिस्टम में, यानी कि जो प्लांट्स की रूट है ना उनमें ये पाई जाएंगी। एंड दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट। अब ये क्या करेंगी, जैसे रूट्स में पाई जा रही हैं तो फिर अगर कोई इंसेक्ट वगैरह इनको बाहर से पैथोजेंस जो हार्म कर रहा है प्लांट को, ये उनको डायरेक्टली क्या कर देंगी, किल कर देते हैं, ठीक है, पैथोजेंस को। बैकुलोवायरसेस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। जो बैकुलोवायरसेस है वो क्या है, पैथोजेंस हैं, जो कि इंसेक्ट एंड जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनको क्या करते हैं, अटैक करते हैं उनके ऊपर। The majority of baculoviruses used as a biocontrol agent are in the genus Nucleopolyhedrovirus। तो मेजोरिटी में यानी कि ज़्यादा नंबर्स में जो बैकुलोवायरस है उनको यूज़ किया जाता है बायोकंट्रोल एजेंट की फॉर्म में, जिनका जीनस है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है। एंड दीज वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस। एंड जो ये वायरसेस हैं ये एक्सीलेंट कैंडिडेट्स हैं किसके लिए, स्पीसीज स्पेसिफिक, यानी कि जिस स्पीसीज पे हम इसको डाल रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं को अफेक्ट करते हैं, किसी और जो प्लांट एनिमल्स हैं उनको अफेक्ट नहीं करते हैं। इनका स्पेक्ट्रम भी क्या है, छोटा है, ठीक है, यानी कि जैसे ज़्यादा अमाउंट में जो इंसेक्ट वगैरह मौजूद हैं तो उनमें से जो स्पेसिफिक हैं जो स्पीसीज, उन्हीं को ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। And they have been shown to have no negative impact on plant, mammal, bird, fish or even on non-target insects। and जो ये बैकुलोवायरस हैं इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड और फिशेस के ऊपर, और भी जो नॉन टारगेट इंसेक्ट हैं उनको भी इफेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ जो टारगेट इंसेक्ट्स हैं उन्हीं को इफेक्ट करेंगे। एंड दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड। एंड ये जो बैकुलोवायरसेस है ये बहुत डिज़ायरेबल हैं और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में जो कंजर्व्ड चीज़ें हैं या फिर जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहीं पे उनको ट्रीट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब जो माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स लास्ट जो टॉपिक है वो हम लास्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।